नमस्कार विद्यार्थियों, स्वयं विद्यापीठ के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल के संबंध में। और राज्य विधानमंडल के अपने दो वीडियो आज से पहले पढ़ चुके हैं अपन, दो वीडियो के माध्यम से। और जो लास्ट अपन पढ़ा था वो पढ़ा था अनुच्छेद 175 तक। ठीक है, कहाँ तक पढ़ा था? 175 तक। और 175 तक जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा अपन वापस से याद करते हुए यानी कि रिकॉल करते हुए चलेंगे। ठीक है, आज का ये जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। लास्ट अपन पढ़ा था अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 में ये दे रखा था राज्यपाल का अभिभाषण। ठीक है, और इसके साथ साथ में राज्यपाल विधानमंडल में क्या कर सकता है? संदेश भेज सकता है। ठीक है, यानी कि अपने 175 में क्या देखा था? राज्यपाल का अभिभाषण और राज्यपाल का संदेश। राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में अगर बात करें अपन तो अनुच्छेद 175 का क्लोज 1 क्या कहता है? इसमें यह कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन के अंदर या फिर दोनों सदनों के अंदर क्या दे सकता है? अभिभाषण दे सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी सदन में या फिर दोनों सदनों में। नंबर एक बात, यानी कि अपन अनुच्छेद 175 का 1 क्या देखा है? अभिभाषण है, वो भी किसी भी सदन में राज्यपाल दे सकता है और साथ साथ में किसी भी सदन यानी कि दोनों सदन को साथ में भी दे सकता है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो अनुच्छेद 175 का क्लोज 2 क्या कहता है? इसमें यह कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन में क्या कर सकता है? संदेश भेज सकता है। क्या कर सकता है? संदेश भेज सकता है। यानी कि अनुच्छेद 175 में यह लिखा गया कि अभिभाषण है और इसके साथ साथ में क्या है? संदेश है, जिसके अंदर 175 का क्लोज 1 ये कहता है अभिभाषण किसी भी सदन में दे सकता है और संयुक्त सदन यानी जिसे अपन बोलते हैं समवेत सत्र के दौरान भी दिया जा सकता है। इसके बाद में 175 का भाग 2 ये कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल के अंदर क्या कर सकता है? संदेश भेज सकता है। एक अनुच्छेद आता है आपका 175 सॉरी 176 176 में यह लिखा गया है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। कौन सा अभिभाषण? विशेष अभिभाषण। यानी कि बहुत अच्छी बात है ये दोनों। 175 में है राज्यपाल का सिर्फ अभिभाषण, ठीक है, और इसमें कौन सा है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 175 यानी कि नॉर्मली स्पीच है और यहाँ क्या है? राज्यपाल की स्पेशल स्पीच है। इन दोनों को विशेषता याद रखेंगे। अभिभाषण विशेष अभिभाषण की अगर बात करें तो ये हमेशा क्या होता है कि जो आपका विधानमंडल होता है इस विधानमंडल के समवेत सत्र के दौरान दिया जाता है। समवेत सत्र का मतलब कौन सा होगा? दोनों सदनों का संयुक्त सत्र। कौन सा सत्र? यानी कि संयुक्त सत्र, दोनों सदनों का संयुक्त सत्र। कब दिया जाता है विशेष अभिभाषण? नई विधानमंडल के गठन के प्रथम सत्र। दो कंडीशन बनेगी। नंबर एक बात क्या? नई विधानसभा या नई विधानमंडल के गठन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में, ठीक है, और वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में।
क्या समझे आप? यानी कि जो प्रथम सत्र होता है, जैसे ही विधानमंडल का गठन होता है और प्रथम सत्र के प्रारंभ में, ठीक है, और वर्ष के प्रथम सत्र, जैसा कि मान लेते हैं कि वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है वो कौन सा होता है आपका, यानी कि वर्ष का जो प्रथम सत्र बजट सत्र होता है, तो बजट सत्र के तुरंत बाद में राज्यपाल का कौन सा अभिभाषण होता है, विशेष अभिभाषण होता है। इसमें एक थोड़ी सी छोटी सी बात और भी है इसमें, जैसा कि मान लेते हैं कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है, ठीक है, और विशेष अभिभाषण होने के बाद जो सत्ता पक्ष होती है यानी कि सरकार, इस सत्ता पक्ष के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव? धन्यवाद प्रस्ताव। यानी कि ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न आता है कि धन्यवाद प्रस्ताव जो कब प्रस्तुत किया जाता है। पहला प्रश्न तो ये है कि धन्यवाद प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाएगा, किसके द्वारा लाया जाएगा। तो धन्यवाद प्रस्ताव हमेशा ध्यान रखना सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण होता है, आर्टिकल 176 के अंदर विशेष अभिभाषण का उल्लेख कर रखा है। इस विशेष अभिभाषण के पश्चात सत्ता पक्ष के द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव के अंदर एक बात और भी है कि अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है, ठीक है, तो पारित नहीं होने की स्थिति के अंदर सरकार को गिरावा नहीं माना जाएगा, बल्कि सरकार की प्रतिष्ठा भी गिर सकती है। सरकार को क्या माना जाएगा? अल्पमत में माना जाएगा। किस में माना जाएगा? अल्पमत के अंदर, ठीक है। मान सकते हैं कि सरकार के पास में बहुमत है या नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लग जाता है सरकार के ऊपर कि वास्तव में सरकार के पास में बहुमत है या नहीं है। और इसके अंदर थोड़ा सा और अगर देखने की कोशिश करें तो इसमें जो विपक्ष होता है वो एक प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव भी सरकार के विपक्ष में या सरकार के खिलाफ लाया जा सकता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो धन्यवाद प्रस्ताव, पहला प्रश्न है कि धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा, और सत्ता पक्ष के अंदर भी कौन? मुख्यमंत्री या फिर कैबिनेट मंत्री के द्वारा लाया जाता है, या फिर इनके द्वारा कोई भी निर्धारित जो व्यक्ति होता है उसके द्वारा लाया जाएगा। तो कुल मिला के अपन देख सकते हैं कि अपने दो चीज़ें पढ़ी है। अनुच्छेद 175 जिसके अंदर ये लिखा गया है कि राज्यपाल विधानमंडल के अंदर अभिभाषण दे सकता है, अभिभाषण के साथ साथ में संदेश भेज सकता है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 176 में क्या लिखा गया है? 176 में लिखा गया है कि राज्यपाल विधानमंडल के अंदर विशेष अभिभाषण देगा, ठीक है। कब देगा? प्रथम सत्र जो होता है, प्रथम सत्र के प्रारंभ में और वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो एक आपका अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 177। 177 में क्या लिखा गया है? मंत्री व महाधिवक्ता, मंत्री व महाधिवक्ता के मंत्री व महाधिवक्ता के विधानमंडल संबंधी अधिकार, ठीक है। क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 177 में यह लिखा गया है कि मंत्री व जो महाधिवक्ता होते हैं उनके कुछ अधिकार हैं, वो वह किससे संबंधित है? विधानमंडल से संबंधित है, ठीक है। क्या अधिकार है? इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यानी कि जो मंत्री यानी कि मंत्री व महाधिवक्ता है वो दोनों विधानमंडल के किसी भी सदन में, यानी कि किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। यानी कि आपके मंत्री और आपका महाधिवक्ता जो है, ये दोनों मंत्री और महाधिवक्ता दोनों विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं। नंबर 2 बात क्या है? ये भाग तो ले सकते हैं, लेकिन मंत्री जिस सदन का सदस्य है, यानी कि मंत्री जिस सदन का सदस्य है उस सदन में क्या कर सकता है? मत दे सकता है, लेकिन महाधिवक्ता मत नहीं दे सकता। आई बात समझ में?
दो कंडीशन है इसमें, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अनुच्छेद 177 क्या कहता है? मंत्री व महाधिवक्ता के विधानमंडल से संबंधित अधिकार है, और विधानमंडल से संबंधित जो अधिकार है उसके अंदर ये लिखा गया है कि मंत्री और महाधिवक्ता दोनों विधानमंडल के किसी भी सदन के अंदर भाग ले सकते हैं, किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन मंत्री जिस सदन का सदस्य है उस सदन के अंदर मंत्री मत दे सकता है, लेकिन महाधिवक्ता मत नहीं दे सकता। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि ये महाधिवक्ता मत क्यों नहीं दे सकता भाई? ये महाधिवक्ता इसलिए मत नहीं दे सकता क्योंकि महाधिवक्ता क्या नहीं है? विधानमंडल का सदस्य नहीं है। समझ गए बात को? यानी कि महाधिवक्ता मत इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि विधानमंडल का क्या नहीं है? सदस्य नहीं है। नंबर एक बात। इसके बाद आर्टिकल आता है 178। आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 178। और 178 से लेकर अनुच्छेद 186 तक, इस बात को विशेषता याद रखेंगे। अनुच्छेद 178 से लेकर अनुच्छेद 186 तक क्या दे रखा है? विधानमंडल के पदाधिकारी क्या दे रखे हैं? विधानमंडल के पदाधिकारी। यानी कि अनुच्छेद 178 से लेकर अनुच्छेद 186 तक विधानमंडल के पदाधिकारी। और विधानमंडल के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगर बात करें तो विधानसभा के कौन कौन से होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष। अगर बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का कौन सा? उपसभापति। इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि आर्टिकल 178 से लेकर अनुच्छेद 181 तक, कहाँ तक? 181 तक जो है वो तो है, ध्यान रखना क्या? विधानसभा के पदाधिकारी, ठीक है। और उसके बाद में 182 से लेकर 185 तक जो है वो विधान परिषद के पदाधिकारी, ठीक है। इस बात को विशेषता याद रखेंगे। अब अपन जो पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 178 से लेकर 186 तक पढ़ेंगे, जिसके अंदर भी ध्यान रखना अनुच्छेद 178 से लेकर 181 तक विधानसभा के पदाधिकारी, यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का उपाध्यक्ष। इसके बाद में 182 से लेकर 185 यानी कि विधान परिषद के पदाधिकारी, यानी कि सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 178 इसमें लिखा गया है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपाध्यक्ष का चयन, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 178 में क्या लिखा गया है? विधानसभा के जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष जो होता है उसका चयन किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। चयन की अगर बात करें तो जितने भी विधानसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, विधानसभा के सदस्य अपने में से ही, जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने में से ही बहुमत के आधार पर, किस आधार पर? बहुमत के आधार पर एक व्यक्ति को क्या बना देंगे? अध्यक्ष बना देंगे, और एक क्या बना देंगे? उपाध्यक्ष बना देंगे। समझ गए मेरी बात को? यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चयन किस प्रकार से होगा? नंबर एक बात है कि विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने में से ही, यानी कि बहुमत के आधार पर एक व्यक्ति को क्या बनाएंगे? अध्यक्ष बनाएंगे, और एक व्यक्ति को क्या बना देंगे? उपाध्यक्ष बना देंगे। लेकिन उपाध्यक्ष बनाना कोई जरूरी नहीं है, साधारणतः ये संवैधानिक कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन साधारणतः भारतीय परंपरा ये कहती है कि वर्तमान के अंदर भारत के अंदर जो विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है वो विधान यानी कि विपक्ष का नेता होता है, यानी कि विधान परिषद से बनाया जा सकता है, और एक प्रकार से विपक्ष के जो व्यक्ति होता है उसको बनाया जाता है, ठीक है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष, इसमें भी दो बातें और हैं। नंबर एक बात कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष की चयन की तिथि
का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। क्या लिखा? यानी कि विधानसभा जो अध्यक्ष होता है, इस विधानसभा अध्यक्ष के चयन की तिथि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। और जो विधानसभा उपाध्यक्ष होता है, इस विधानसभा उपाध्यक्ष की चयन की तिथि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। दो बातें दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अनुच्छेद 178 है, इसमें यह लिखा गया कि विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन किस प्रकार से होता है। ठीक है, चयन की अगर बात करें तो विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने में से ही बहुमत के आधार पर एक व्यक्ति को क्या बना देंगे? विधानसभा अध्यक्ष, और एक व्यक्ति को बना देंगे विधानसभा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के अंदर अगर बात करें तो एक भारतीय परंपरा ये है कि हमेशा विपक्ष के व्यक्ति को बनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है और विधानसभा उपाध्यक्ष के चयन की तिथि का निर्धारण है। ठीक है, अब चयन की जो तारीख होती है, विधानसभा अध्यक्ष की चयन की तारीख तो कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल करेगा। और इसी प्रकार से विधानसभा उपाध्यक्ष के चयन की तिथि या फिर तारीख का जो निर्धारण है वो कौन करेगा? स्वयं विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद अगर बात करें तो 179। ठीक है, अनुच्छेद 179 क्या कहता है? अनुच्छेद 179 है विधानसभा अध्यक्ष का त्यागपत्र और इसके साथ साथ में हटाना। ठीक है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं या उपाध्यक्ष जो होते हैं वो त्यागपत्र किसे देंगे और उनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। जैसे कि मान लेते हैं कि एक होता है आपका कौन सा? विधानसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और ये जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? अध्यक्ष को देगा। आगे बात समझ में? यानी कि विधानसभा अध्यक्ष तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। एक चीज ये, इसे तो बोलते हैं त्यागपत्र। लेकिन किस प्रकार से हटाया जा सकता है? हटाने की अगर बात करें तो हटाने में नंबर एक जो बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहे। ठीक है, यानी कि अगर विधानसभा का जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष है वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहने की स्थिति में विधानसभा के सदस्य बहुमत के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, ठीक है, यानी कि बहुमत के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। ठीक है, यानी कि विधानसभा के सदस्य एक प्रस्ताव लेके आएंगे, उसे बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। और वो बहुमत से, वो साधारण बहुमत से अगर क्या हो जाए, पारित हो जाए, तो उस व्यक्ति को यानी कि विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को क्या होना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। दो कंडीशन है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं रहे तब ये कहानी होती है। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राजस्थान के संदर्भ में आज तक 4 विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इन 4 विधानसभा अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी कि हटाने हेतु। और वो कितने बार लाया गया था? 6 बार लाया गया था। कितने बार लाया गया था? 6 बार। विधानसभा अध्यक्ष 4 थे। ठीक है, जिसके अंदर आपका नरोत्तम लाल जोशी था, आपका विधानसभा प्रथम अध्यक्ष था। ठीक है, और नरोत्तम लाल जोशी के खिलाफ 2 बार लाया गया था। इस बात को भी विशेषता याद रखेंगे। तो अपन ने क्या देखा था विधानसभा अध्यक्ष के बारे में? सबसे पहले अनुच्छेद 178 में क्या देखा अपन ने? 178 के अंदर देखा था कि इस विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन किस प्रकार से होता है। इसके बाद में 179 जो है, इसमें अपन ने क्या देखा है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा और विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा। इसके बाद में किस प्रकार से इनको हटाया जाता है। अनुच्छेद आपका आता है अनुच्छेद 180। इसमें क्या लिखा गया है
कि अगर अध्यक्ष यानी कि कर्तव्य पालन का निर्धारण, मेरी बात को समझना थोड़ा सा। आर्टिकल 180 यानी कि 180 में लिखा गया कि कर्तव्य पालन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा। कर्तव्य पालन का निर्धारण का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लेते हैं कि अध्यक्ष, ठीक है, वह उपाध्यक्ष, कौन कौन से, एक आपका अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, दोनों ही अनुपस्थित होने पर, ठीक है, यानी कि दोनों ही नहीं है सदन में, अध्यक्ष भी नहीं है और कौन नहीं है, उपाध्यक्ष ही नहीं है, तो इस स्थिति के अंदर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कर्तव्य का जो पालन है किसके द्वारा किया जाएगा, यानी कि इनके कार्य किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इन दोनों की अनुपस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष व विधानसभा उपाध्यक्ष कार्य कौन करेगा, यह कौन निर्धारित करेगा, यह करेगा राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। आगे बात समझ में? अगर दोनों ही नहीं है तो इस स्थिति के अंदर इनके जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा, जो राज्यपाल निर्धारित करेगा वो व्यक्ति क्या करेगा, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। फिर अपन देखते हैं अनुच्छेद 181, ठीक है, आर्टिकल 181 के अंदर क्या लिखा गया है। पीठासीन अधिकारी नहीं, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। इसमें क्या लिखा गया है कि अगर मान लेते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ क्या है, अविश्वास प्रस्ताव यानी कि हटाने संबंधी प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? हटाने संबंधी प्रस्ताव अगर विचाराधीन है, समझ गए मेरी बात को? यानी कि मान लेते हैं कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन है, यानी कि उसको हटाने संबंधी अगर कोई प्रस्ताव है, ऐसा कोई विचाराधीन चल रहा है, तो इस स्थिति के अंदर विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि वो क्या नहीं कर सकता है, मत नहीं दे सकता है। क्या नहीं कर सकता? मत नहीं दे सकता है। किसी भी प्रस्ताव के ऊपर जो निर्णायक मत होता है वो हमेशा किसके द्वारा दिया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो मत नहीं दे सकता, यानी कि वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपने क्या देखा, इस बात को थोड़ा सा विशेषता थोड़ा सा ध्यान रखकर दोबारा देखें। आर्टिकल 178 में अपने क्या देखा था, आर्टिकल 178 के अंदर, आर्टिकल 178 में यह देखा था कि विधानसभा अध्यक्ष व जो उपाध्यक्ष होता है उनका चयन किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद देखा था 179 के अंदर यानी कि 179 के अंदर कि विधानसभा अध्यक्ष व जो उपाध्यक्ष होता है उनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है और वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे। इसके बाद में 180 में अपने देखा था कि मान लेते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ही नहीं है और उपाध्यक्ष ही नहीं है, तो इस स्थिति में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के जो कार्य है यानी कि उनके कर्तव्य का जो पालन है किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये कौन निर्धारित कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। फिर अपने देखा था 181 के अंदर कि मान लेते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी कि उनको हटाने संबंधित जो प्रस्ताव है वो विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति के अंदर विधानसभा अध्यक्ष मत नहीं दे सकता, यानी कि क्या नहीं है, वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इस बात को विशेषता याद रखेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, जिस प्रकार से अपने देखा था कौन सा, आर्टिकल 178, ठीक है, इसके बाद में देखा था 179, फिर देखा था 180 और देखा था 181। ये जो आर्टिकल थे ये सारे सारे विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के संबंध में थे। ठीक है, इसी प्रकार से 182, ठीक है, 183, 184 और 185 जो है वो किससे संबंधित है, ये सारे के सारे विधान परिषद के सभापति, कौन से, सभापति व उपसभापति के रूप में है, उपसभापति के रूप में है। समझ गए? यानी कि जो अधिकार यहाँ थे वो सेम टू सेम अधिकार कहाँ लागू होंगे, यहाँ। यानी कि जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन किया जा रहा था ठीक उसी प्रकार से सभापति और उपसभापति का भी चयन किया जाएगा।
जिस प्रकार से अपने ये देखा था कि अनुच्छेद 181 के अंदर ये पीठासीन अधिकारी नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 185 के अंदर कौन नहीं है? सभापति और उपसभापति नहीं है, पीठासीन अधिकारी नहीं है। तो उनको दोबारा से पढ़ने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता है नहीं। आर्टिकल सीधा चलते हैं अपन अनुच्छेद 186। इससे पहले अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे विधानसभा अध्यक्ष के कार्य। किसके कार्य हैं? विधानसभा अध्यक्ष के कार्य। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि विधानसभा अध्यक्ष कौन कौन से कार्य होते हैं। नंबर 1 क्या करता है विधानसभा अध्यक्ष? यानी कि विधानसभा की जो बैठकें होती है, इन बैठकों की अध्यक्षता करना। समझ गए मेरी बात को? नंबर 1 कार्य कौन सा है इसका? कि विधानसभा की बैठकों की क्या करना? अध्यक्षता करना। विधानसभा की कार्रवाइयों को क्या करना? संचालित करना। यानी कि अपने अनुच्छेद 178 से लेकर अनुच्छेद 181 तक विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा की है। अब अपन विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कौन कौन से कार्य होते हैं उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष का पहला कार्य कौन सा है? विधानसभा की बैठकों की क्या करना? अध्यक्षता करना। नंबर 2 कार्य क्या है? विधानसभा की कार्रवाइयों को संचालित करना और साथ साथ में क्या करना? स्थगित करना। यानी कि विधानसभा की कार्रवाई जो है उसका स्थगन भी किसके द्वारा किया जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। सदन में अनुशासन बनाए रखना। ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात करें कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह भी कौन निर्धारित करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो कोई प्रश्न तारांकित है या नहीं, यह भी कौन निर्धारित करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया इसके कार्य हैं। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह भी कौन बताएगा? विधानसभा अध्यक्ष बताएगा। कोई प्रश्न तारांकित है या नहीं, यह भी कौन बता रहा है? विधानसभा अध्यक्ष बता रहा है। अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा सदस्य, यानी कि कोई सदस्य यानी कि विधानसभा का सदस्य, कोई ऐसा विधानसभा का सदस्य, यानी कि कोई विधानसभा का सदस्य जो सदन के अंदर क्या कर रहा है? सदन के अंदर मातृभाषा में बोलना चाह रहा है। किस में बोलना चाह रहा है? मातृभाषा में बोलना चाह रहा है। तो इनको किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? विधानसभा अध्यक्ष से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। समझ गया मेरी बात को? यानी कि कोई सदस्य अगर सदन के अंदर मातृभाषा में भाषण देना चाह रहा है, ठीक है, तो इसकी अनुमति कौन देगा? विधानसभा अध्यक्ष देगा। इसके साथ साथ में ये सर्वाधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कौन सा? कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, एक होती है कार्य संचालन समिति। कौन सी समिति? कार्य संचालन समिति, या फिर कार्य
मंत्रणा समिति, इस कार्य संचालन या कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है। एक होती है, ध्यान रखना, कौन सी समिति? नियम समिति। कौन सी समिति होती है? नियम समिति। इस नियम समिति का अध्यक्ष भी कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष होता है। एक समिति होती है सामान्य प्रयोजन समिति। कौन सी? सामान्य प्रयोजन समिति। इस सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष भी कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष होता है। समझ गए मेरी बात को? दोबारा देखना इस चीज को यहां से, यानी कि विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। विधानसभा की कार्रवाइयों को संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। और इन कार्रवाइयों को स्थगित भी किसके द्वारा किया जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। सदन में अनुशासन बनाए रखना ये किसका कार्य है? विधानसभा अध्यक्ष का कार्य है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन बताएगा? विधानसभा अध्यक्ष बताएगा। कोई प्रश्न तारांकित है या नहीं, ये भी कौन बता सकता है? विधानसभा अध्यक्ष बता सकता है। इसके बाद में कोई सदस्य अगर सदन में मातृभाषा में बोलना चाहता है तो वो किससे अनुमति लेनी आवश्यक है? विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति लेना आवश्यक है। इसके बाद में अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्य संचालन समिति या कार्य मंत्रणा जो समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष होता है। इसके साथ साथ में अगर नियम समिति है, उस नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष होता है। और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष भी कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है। अगर अपन बात करें यानी कि राजस्थान की जो विधानसभा है, राजस्थान की विधानसभा, ठीक है। और इस राजस्थान की विधानसभा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे आपके नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है। अगर अपन बात करें तो वर्तमान की जो विधानसभा है, यानी कि कौन सी है? जो 16वीं विधानसभा है, इस 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है आपके वासुदेव देवनानी। ठीक है। इसी प्रकार अगर देखा जाए यानी कि प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह। यानी कि एकमात्र हरिदेव जोशी नाम के व्यक्ति थे, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। ये विधानसभा के क्या रहे हैं? विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ साथ में क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था हरिशंकर भाबड़ा। हरिशंकर भाबड़ा। अब ये जो हरिशंकर भाबड़ा है ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, और ध्यान रखना डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आगे बात समझ में? यानी कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नरोत्तम लाल जोशी। वर्तमान में यानी कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। उसके बाद में वर्तमान यानी कि 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। ठीक है। इसके बाद में प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? सुमित्रा सिंह।
इसके बाद में हरिदेव जोशी नाम के व्यक्ति जो थे वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद में हरिशंकर बावड़ा वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए एक व्यक्ति जिसका नाम है पूनमचंद बिश्नोई। पूनमचंद बिश्नोई, पूनमचंद बिश्नोई जो है वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के क्या रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और साथ साथ में ध्यान रखना प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। तो कुल मिला के अपन देख सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष प्रथम था आपका नरोत्तम लाल जोशी, और वर्तमान में कौन है, वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी जो है वो नियम समिति का अध्यक्ष हो सकता है, सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष हो सकता है, और इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो कार्य मंत्रणा या फिर कार्य जो संचालन समिति है उसका भी अध्यक्ष हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में तो अपन चर्चा कर ली है, लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में भी चर्चा करेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष के कार्य। सामान्यतः क्या होता है कि विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है भारतीय परंपरा के अनुसार एक विपक्ष के व्यक्ति को बनाया जाता है। 16वीं विधानसभा के अंदर कोई विधानसभा का उपाध्यक्ष नहीं है, 15वीं विधानसभा में भी नहीं था, ठीक है। लास्ट जो था वो कौन सी विधानसभा में था, 14वीं विधानसभा में था, राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो, ठीक है। और विधानसभा उपाध्यक्ष का मोस्टली कोई कार्य होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर विधानसभा का अध्यक्ष नहीं है, यानी कि अगर कौन नहीं है, अगर विधानसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, कौन है, यानी कि अगर विधानसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, ये नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, तो विधानसभा अध्यक्ष के अनुपस्थिति में जितने भी कार्य विधानसभा अध्यक्ष के होते हैं उन सभी कार्यों को किसके द्वारा किए जाएंगे, विधानसभा उपाध्यक्ष के द्वारा किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जो दोनों होते हैं, इन दोनों की शपथ का अगर बात में कोई प्रावधान है नहीं भारतीय संविधान में, अभी बात करेंगे अपन इसके जस्ट आगे। यानी कि विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की शपथ होती नहीं है। चयन के बारे में अपन देख लिया था, हटाने के बारे में देख लिया है अपने, त्यागपत्र के बारे में अपने देख लिया है, लेकिन शपथ का उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से विधानसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं। किसके रूप में, विधानसभा सदस्य के रूप में। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो आप, ठीक है, जो आपके विधान यानी कि हरिदेव जोशी है, इसमें दो बातें और भी रहेगी थोड़ी सी अगर देखना चाहें तो। यानी कि सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल वो था आपका रामनिवास मिर्धा का, ठीक है। और न्यूनतम कार्यकाल की अगर बात करें तो किसका रहता है, समृद्धलाल मीणा का। समृद्धलाल मीणा जो था वो था आपकी 10वीं विधानसभा में थे, ठीक है। मात्र कितने माह तक रहे थे, 5 माह तक रहे थे, ठीक है। और ये जो आपके सर्वाधिक कार्यकाल रामनिवास मिर्धा है, रामनिवास मिर्धा सर्वाधिक कार्यकाल यानी कि कितने वर्ष तक रहे थे, 10 वर्षों तक रहे थे, ठीक है। कौन सी विधानसभा के अंदर, दूसरी और तीसरी विधानसभा में रहे थे। ये 10वीं विधानसभा में रहे थे, रामनिवास मिर्धा दूसरी व तीसरी विधानसभा में रहे थे, और इनका सर्वाधिक जो कार्यकाल था वो 10 वर्षों तक था। न्यूनतम कार्यकाल था किसका, समृद्धलाल मीणा का, ये 10वीं विधानसभा में थे, लेकिन ये कितने माह तक रहे थे, मात्र 5 माह तक रहे थे, ठीक है। ये विधानसभा अध्यक्ष के थोड़ा सा 2 पॉइंट और है, इसके संदर्भ में भी थोड़ा सा देख सकते हो आप। विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में अपने देखा था कि विधानसभा उपाध्यक्ष का सामान्यतः कोई कार्य होता नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष अगर नहीं है तो विधानसभा के अध्यक्ष के अनुपस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष के जितने भी कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। और ये मोस्टली किसको बनाया जाता है, विपक्ष के व्यक्ति को बनाया जाता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के अपन ने देख लिया कि विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है। अब जो देखेंगे वो देखेंगे अपन अनुच्छेद
186। ठीक है, यानी कि जो विधानमंडल है, विधानमंडल के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। समझ गए बात को? यानी कि विधानमंडल के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ पे दोनों, विधान परिषद का जो सभापति और उपसभापति और विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानमंडल के पदाधिकारियों के वेतन की अगर बात करें तो वेतन भत्तों का उल्लेख जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? इनके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, और राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, जिनका उल्लेख ध्यान रखना भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में है? सेकंड अनुसूची में। ठीक है, और साथ साथ में क्या है? राज्य की संचित निधि कोष के अंदर इसका उल्लेख है। संचित निधि कोष से क्या मिलता है इनको? वेतन मिलता है। ठीक है, यानी कि राज्य यानी कि विधानमंडल के पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुच्छेद 186 में, और विधानमंडल के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते जो दिए जाते हैं, जिसका निर्धारण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानमंडल के द्वारा, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में है। ठीक है, और कहाँ से मिलते हैं? राज्य की जो संचित निधि कोष है उससे मिलता है। जैसा कि अगर बात करें, जो आपका विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष का कितना वेतन होता है? 70,000 रुपये। और उपाध्यक्ष का कितना होता है? 65,000 रुपये। ठीक है, इस बात को भी विशेष से थोड़ा सा ध्यान रखोगे। यानी कि विधानमंडल के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 186 में। आगे बात समझ में? आगे चलें। अनुच्छेद 187। अनुच्छेद 187 में है कि विधान जो मंडल है, इस विधान मंडल का सचिवालय, विधान मंडल का जो सचिवालय है वो पृथक पृथक भी हो सकता है। पृथक पृथक का मतलब क्या हुआ? दोनों सदनों का अलग अलग, यानी कि विधानसभा का अलग सचिवालय और विधान परिषद का अलग सचिवालय हो सकता है, और दोनों का क्या हो सकता है? संयुक्त सचिवालय भी हो सकता है। इन सचिवालय में क्या कार्य होगा? इन कार्य में होगा जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण, यानी कि जो विधान मंडल है उस विधान मंडल में जितने भी कर्मचारी होते हैं, इन कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें होती है, इन सेवा शर्तों का निर्धारण कहाँ किया जाता है? विधान मंडल का जो सचिवालय होता है वहाँ पर। और विधान मंडल का अलग अलग सचिवालय भी हो सकता है, यानी कि विधानसभा का अलग हो सकता है और विधान परिषद का अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का संयुक्त सचिवालय भी हो सकता है। सचिवालय का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 187 यानी कि 187 के अंदर। अनुच्छेद 188, इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि अनुच्छेद 188 विधानमंडल के सदस्यों की शपथ। समझ गए मेरी बात को? यानी कि विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 188। जैसे कि मान लेते हैं कि राजस्थान के अंदर आपकी विधानसभा है, विधानसभा के 200 सदस्य जो शपथ लेते हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 188। अनुच्छेद 188 के तहत अगर बात करें तो विधानमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं वो भारतीय संविधान की शपथ, यानी कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत राज्यपाल या फिर राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। यानी कि जो विधानमंडल है, ये विधानमंडल जितने भी सदस्य होते हैं, ये सदस्य या तो राज्यपाल या फिर राज्यपाल द्वारा नामित जो व्यक्ति होता है
उस व्यक्ति के समक्ष क्या लेंगे, शपथ लेंगे। ठीक है, किसकी शपथ लेते हैं ये, पद व गोपनीयता की, पद व गोपनीयता की। यानी कि अपने क्या कहा, विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची, तीसरी अनुसूची, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार विधानमंडल के सदस्य राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। एक बात ये होगी। शपथ की अगर बात करें तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, यानी कि विधानमंडल के सदस्य जो शपथ है वो तो राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। और अपने ये देखा था कि जो आपके स्पीकर होते हैं यानी कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उनकी कोई शपथ का उल्लेख होता नहीं है। लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर है, इस प्रोटेम स्पीकर की एक नंबर एक नियुक्ति और साथ साथ में शपथ, ये दोनों किसके द्वारा दिलवाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। अगर बात करें इस प्रोटेम स्पीकर के, तो राजस्थान का जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो था वो कौन था, महाराव संग्राम सिंह था। कौन था, महाराव संग्राम सिंह। और जो 16वीं विधानसभा आई, इस 16वीं विधानसभा की अगर बात करें तो 16वीं विधानसभा का जो प्रोटेम स्पीकर है वो कौन था, कालीचरण सरारफ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और भी है कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो हमेशा विधानसभा के अंदर ही होता है। विधान परिषद में प्रोटेम स्पीकर जैसे कोई शब्दों का उल्लेख है ही नहीं। ठीक है, तो विधान परिषद में कोई प्रोटेम स्पीकर होता नहीं है। कहाँ होता है, विधानसभा में होता है। ठीक है, और ये जो प्रोटेम स्पीकर है किनके द्वारा नियुक्त होता है, ये राज्यपाल के द्वारा। और इनको शपथ भी कौन दिलवाता है, राज्यपाल ही दिलवाता है। इसका कार्य क्या होता है, मोस्टली इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसका कार्य क्या होता है। कार्य की अगर बात करें तो एक प्रकार से ये अस्थायी अध्यक्ष होता है। प्रो यानी कि अभी के लिए, प्रोटेम यानी कि अभी के लिए। ठीक है, अब इनका जो कार्य की अगर बात करें तो जैसे नई विधानसभा का गठन होता है, ठीक है, और नई विधानसभा के गठन होने के बाद हम जितने भी सदस्य चुनकर आते हैं, जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान की नई विधानसभा गठन हुआ और गठन होते ही मान लेते हैं कि 200 सदस्य निर्वाचित हुए और 200 के 200 सदस्यों को शपथ लेनी पड़ेगी राज्यपाल के समक्ष। समझ गए मेरी बात को। अब राज्यपाल 200 व्यक्तियों को शपथ तो नहीं दिलवा सकता। इस वजह से क्या होता है कि एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, किसको बना दिया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, और इस प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवा देता है, राज्यपाल, एक व्यक्ति को। बाकी जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों को क्या करेगा ये, यानी कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों को शपथ दिलवाता है। ठीक है, नंबर एक कार्य कौन सा हुआ कि विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों को क्या करेगा, ये शपथ दिलवाएगा नई विधानसभा के गठन के तुरंत बाद। ठीक है, एक कार्य तो ये होता है। एक और कार्य होता है, जैसे मान लेते हैं कि जब तक विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक विधानसभा के अध्यक्ष के जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों किसके द्वारा किया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जब तक विधानसभा का अध्यक्ष नहीं आता है तब तक विधानसभा के अध्यक्ष का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किए जाते हैं। और जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष आएगा प्रोटेम स्पीकर अपने आप ही क्या हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के अंदर प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर थे वो थे महाराव संग्राम सिंह, और 16वीं विधानसभा के कौन से हैं, कालीचरण सरारफ।
प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख अगर बात करें तो ये नहीं कहोगे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर के बारे में ये कहोगे कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी कौन दिलवाता है? राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर हमेशा क्या करता है? नई विधानसभा के गठन के पश्चात विधानसभा के सदस्यों को क्या दिलवाता है? शपथ दिलवाता है। ठीक है। और जब तक विधानसभा का अध्यक्ष नहीं आता है चयनित होकर, तब तक विधानसभा के अध्यक्ष के जितने भी कार्य होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किए जाते हैं। आगे बात समझ में? इस बात को भी विशेषता याद रखोगे। दोबारा देखें इस बात को एक बार। अनुच्छेद 188 में मैंने क्या लिखा था? 188 में ये लिखा कि विधानमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं वो विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 188 में। विधानमंडल के सदस्य राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं, जिनका उल्लेख कौन सी अनुसूची के अंदर है? भारतीय संविधान की 3री अनुसूची के अंदर है। ठीक है। अब अगर बात करें तो ये शपथ कौन सी लेते हैं? पद या गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो प्रोटेम स्पीकर वाली अपने कहानी देख ली। एक चीज हो रहा है, एक आपका अनुच्छेद आता है अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद है आपका 193। कौन सा अनुच्छेद है? 193 अनुच्छेद। 193 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है कि अगर कोई, मेरी बात को समझना, अगर कोई विधान सभा का जो सदस्य है, विधानसभा का सदस्य बिना शपथ के, यानी कि बिना शपथ के विधानसभा में या विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले लेता है, तो उसे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, इस बात को विशेषता याद रखेंगे, 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसे क्या वसूला जाएगा? जुर्माना वसूला जाएगा। ठीक है। क्या लिखा गया है कि अगर अनुच्छेद 193 में यह लिखा गया है कि अगर कोई विधानसभा का सदस्य जो बिना शपथ के प्रवेश कर जाता है और वह भी विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले लेता है, ठीक है, तो उससे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन एक विशेष बात इसमें यह भी है, मैं आगे जाके समझाऊंगा आपको, कि अगर बिना शपथ के यहाँ प्रवेश कर जाता है तो इस बात से ये नहीं समझना नहीं है कि ये जो कार्रवाई है विधानसभा की कार्रवाई, संपूर्ण कार्रवाई को क्या माना जाएगा? अवैध माना जाएगा, अमान्य माना जाएगा। नहीं, विधानसभा की कार्रवाई तो मान्य होगी, लेकिन उससे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्या वसूला जाएगा? जुर्माना वसूला जाएगा। समझ गए बात को? क्योंकि ये अभी तक क्या नहीं है? योग्य नहीं है। योग्य तभी माना जाएगा जब वो क्या ग्रहण करे? शपथ ग्रहण करने के बाद में विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले। आगे बात समझ में? तो अनुच्छेद कौन सा किया था अपन ने? अनुच्छेद किया था 188। अनुच्छेद 188 के बाद में कौन सा किया? अनुच्छेद 193, जिसके अंदर थोड़ी सी अलग बात थी। अनुच्छेद कौन सा अब है? अनुच्छेद आपका 189। इसमें लिखा गया है जो विधानमंडल की कार्यवाही व गणपूर्ति। समझ गए? यानी कि विधानमंडल की कार्यवाही व गणपूर्ति, इस बात को भी विशेषता थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। 189 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। इसमें एक अनुच्छेद है आपका कौन सा? 189 का क्लोज कौन सा? 1। इसमें क्या लिखा गया है कि ये जो आपका विधानमंडल है, विधानमंडल की जो कार्रवाई है, विधानमंडल की जो कार्रवाई है, विधानमंडल की कार्रवाई साधारण बहुमत से, यानी कि विधानमंडल की कार्रवाई साधारण बहुमत से प्रारंभ होगी। किससे प्रारंभ होगी? साधारण बहुमत से प्रारंभ होगी। ठीक है। इसी की अगर बात करें तो एक आपका आर्टिकल 189 का कौन सा है? दूसरा। इसमें क्या लिखा गया है
कि मान लेते हैं, अभी भी मैंने समझाया था कि अगर विधानमंडल की जो कार्रवाई है, इस विधानमंडल की कार्रवाई में अयोग्य व्यक्ति प्रवेश कर जाता है। अयोग्य का मतलब क्या हुआ कि वो बिना शपथ के अगर प्रवेश कर जाता है, अयोग्य व्यक्ति के प्रवेश करने पर जो संपूर्ण कार्रवाई है विधानमंडल की, इस संपूर्ण कार्रवाई को क्या नहीं माना जाएगा, अमान्य या फिर अवैध नहीं माना जाएगा। समझे मेरी बात को? क्या समझे? यानी कि विधानमंडल की कार्रवाई किससे प्रारंभ होगी? साधारण बहुमत से प्रारंभ होगी। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 189 का भाग 1 कहता है। इसी प्रकार से 189 का भाग 2 ये कहता है कि विधानमंडल की कार्रवाई में अगर अयोग्य व्यक्ति के प्रवेश करने पर संपूर्ण कार्रवाई को क्या नहीं माना जाएगा? अवैध यानी कि अमान्य नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 189 का क्लोज 3 क्या कहता है? ठीक है, यानी कि विधानमंडल जो है, विधानमंडल की जो गणपूर्ति है, विधानमंडल की गणपूर्ति कितनी है? 1/10 है। 1/10 का मतलब क्या हुआ? विधानसभा और विधान परिषद कितनी गणपूर्ति है? 1/10। यानी किसी भी बैठक प्रारंभ होने से कितने सदस्य, इन कुल सदस्य संख्या का एक दसाई यानी कि लगभग 1/10 होना जरूरी है। इसी प्रकार अगर बात करें तो अनुच्छेद 189 का क्लोज 4 क्या कहता है कि अगर जो निर्धारित गणपूर्ति 1/10 है, यानी कि निर्धारित गणपूर्ति नहीं होने पर, निर्धारित गणपूर्ति नहीं होने पर विधानमंडल की कार्रवाई को क्या किया जा सकता है? कार्रवाई को स्थगित किया जा सकता है। किसके द्वारा? विधानसभा अध्यक्ष व सभापति के द्वारा। समझ गए मेरी बात को? बहुत सामान्य बातें। 189 के अंदर बहुत अच्छी बातें लिखी गई है। क्या लिखा है? विधानमंडल की कार्रवाई और गणपूर्ति है। ठीक है, कार्रवाई की अगर बात करें तो विधानमंडल की कार्रवाई साधारण बहुमत से प्रारंभ होगी, नंबर 1 बात। उसके बाद में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 189(2) में विधानमंडल की कार्रवाई में अयोग्य व्यक्ति के प्रवेश करने पर संपूर्ण जो कार्रवाई है उसको अवैध या अमान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने देखा था कि उसके 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूलने की जो बात है अपने अभी देखी है। इसके बाद में 189 का क्लोज जो 3 है उसमें यह लिखा गया कि विधानमंडल की गणपूर्ति कितनी होगी? 1/10 होगी। फिर अपने क्या लिखा कि विधान यानी कि निर्धारित गणपूर्ति कितनी? 1/10 अगर नहीं है तो इस स्थिति के अंदर विधानसभा का अध्यक्ष या फिर सभापति, ये दोनों क्या कर सकते हैं? कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं। समाप्त नहीं, स्थगित करना। समझ गए? ये क्या लिखा गया था? अनुच्छेद 189। अनुच्छेद कौन सा है? 190। अनुच्छेद 190 की अगर बात करें, क्या लिखा गया है? विधानमंडल में पद रिक्त। ठीक है, यानी कि विधानमंडल में पद रिक्तों के बारे में अपन बात करेंगे, या पद रिक्ति। ठीक है, विधानमंडल में पद रिक्ति की अगर बात करें तो इसमें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना इस चीज को। एक आपका आर्टिकल आता है 190 का क्लोज 1। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई सदस्य है, यानी कि कोई सदस्य विधानमंडल के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य बन जाता है, समझ गए मेरी बात को? इसमें क्या लिखा गया कि अगर कोई सदस्य या कोई व्यक्ति
विधानमंडल के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य बन जाता है या निर्वाचित हो जाता है। यानी कि विधानमंडल के दोनों सदन यानी कि विधानसभा का भी सदस्य बन गया और विधान परिषद का भी सदस्य बन गया। अगर विधानमंडल के दोनों सदन का सदस्य बनने की स्थिति के अंदर निर्धारित अवधि 10 दिन के भीतर एक सदन से क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 10 दिन के भीतर भीतर क्या करना पड़ेगा, एक सदन से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर त्यागपत्र नहीं दिया तो पहले वाली सदस्यता, कौन सी, पहले वाली जो सदस्यता वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में समझना 190(2) में क्या लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दो विधानमंडल का एक साथ सदस्य बन जाता है। क्या लिखा मैंने, यह लिखा गया कि अगर कोई व्यक्ति दो विधानमंडल, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि राजस्थान के विधानमंडल का सदस्य बन गया और इसके साथ साथ में बिहार के विधानमंडल का सदस्य भी बन गया। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, ऐसी स्थिति के अंदर उसको, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, निर्धारित अवधि कितनी है, 10 दिन के भीतर भीतर 10 दिन के भीतर भीतर एक विधानमंडल से पद रिक्त करना पड़ेगा, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं हुई कि उसने त्यागपत्र नहीं दिया तो 10 दिन के बाद क्या हो जाएगी, दोनों सदस्यता समाप्त हो सकती है। समझ गए मेरी बात को। पहले के अंदर क्या था, पहले में यह था कि कोई व्यक्ति जो विधानमंडल के दोनों सदनों का, एक ही विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य बन जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर 10 दिन के भीतर भीतर एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। नहीं दिया तो पहले वाली सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर अपन ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो दो विधानमंडल का एक साथ सदस्य बन जाता है, जैसे कि राजस्थान और बिहार, तो ऐसी स्थिति के अंदर 10 दिन के भीतर भीतर उसको एक विधानमंडल से त्यागपत्र देना पड़ेगा, वरना दोनों समाप्त हो जाएगी। एक चीज और भी ध्यान रखना यहां पे, या ये प्रश्न आ गया तो नोट डाल के मैं लिख रहा हूं एक चीज को। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और वो क्या हो गया, विधानमंडल का सदस्य भी चुना गया और विधानमंडल के साथ साथ में वो संसद का सदस्य भी चुना गया। किसका, संसद का। ठीक है, यानी कि विधानमंडल का सदस्य भी निर्वाचित हो गया और इसके साथ साथ में वो संसद का सदस्य भी क्या हो गया, निर्वाचित हो गया। यानी कि कोई व्यक्ति विधानमंडल और संसद दोनों का सदस्य निर्वाचित होने की स्थिति के अंदर निर्धारित अवधि होती है, ध्यान रखना, 14 दिन। वहां पे 10 दिन थे, यहाँ 14 दिन। इस 14 दिन के भीतर भीतर एक जगह से, यानी कि एक सदस्यता से क्या लेनी पड़ेगी, त्यागपत्रता लेनी पड़ेगी। ठीक है, वरना अगर एक जगह से त्यागपत्र उसने नहीं दिया तो क्या होगा, संसद की सदस्यता समाप्त होगी। ध्यान रखना, किसकी सदस्यता, संसद की सदस्यता। यह भी एक विशेष बात है। समझे मेरी बात को। क्या समझे कि अगर मान लेते हैं कि व्यक्ति जो है वो विधानमंडल का सदस्य भी बन गया और इसके साथ साथ में संसद का सदस्य भी बन गया, और ऐसी स्थिति के अंदर 14 दिन के अंदर अंदर को एक जगह से त्यागपत्र देना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगी, संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। एक चीज, अनुच्छेद 190 का क्लोज 3, और यहां पे है कि विधान जो मंडल है, इस विधान मंडल के
सदस्यों का त्यागपत्र। ठीक है, यहां अपन त्यागपत्र के बारे में बात करेंगे। देखना, एक बात को विशेषता याद रखो कि विधानमंडल के पदाधिकारियों के त्यागपत्र की बात ही अनुच्छेद 179 के अंदर। ठीक है, वो पदाधिकारी थे, यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। ठीक है, वो था। लेकिन यहां क्या है, विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र है। ठीक है, सदस्यों के त्यागपत्र की अगर बात करें तो जो विधानसभा है, इस विधानसभा के सदस्य त्यागपत्र किसको देंगे? विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करें तो विधान परिषद के सदस्य जो हैं, के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे? विधान परिषद के सभापति को देंगे। किसको देंगे? सभापति को। आगे बात समझ में? यानी कि विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र है, विधानसभा के सदस्य तो विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे, और ठीक इसी प्रकार से विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो विधान परिषद के सभापति को अपना त्यागपत्र देंगे। और ठीक इसी प्रकार से एक आर्टिकल आपका और आता है, अनुच्छेद 190 का 4, जिसमें क्या लिखा गया है? इसमें यह लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या सदस्य, ऐसे लिखोगे, व्यक्ति नहीं सदस्य, अगर कोई सदस्य बिना सूचना लगातार 60 दिन तक, कितने दिन तक? 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी।